नमस्कार। जंगल की आवाज एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है नेचुरलिस्ट फाउंडेशन की ओर से, जिसमें हम आपको करीब लाएंगे सरकारी पर्यावरण नीतियों, वैज्ञानिक खोज और वन्यजीव संरक्षण के। यह सीजन 2 एपिसोड 6 है। आपके साथ मैं अंजलि त्रिपाठी, एक पर्यावरण प्रेमी और एक विद्यार्थी, और आज की आपकी होस्ट भी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक दुर्लभ प्रजाति के सांप के बारे में और कैसे ये 2 राज्य में फिर से पाया गया। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे बांध यानी डैम्स वहाँ के मछलियों और फिशरीज को खतरे में डाल रहा है। आखिर में हम कैसे कोविड के दौरान मास्क के कारण प्लास्टिक वेस्ट बढ़ा रहे हैं और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। लाल कोरल कुकरी सांप को 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में केवल 2 महीनों के अंतर्गत देखा गया। कुकरी सांप को पहली बार 1936 में लक्ष्मीपुर खेरी, दुधवा में देखा गया था और यहाँ तक कि इसका जूलॉजिकल नाम ओलिगोडन खेरियंसिस इसकी खेरी स्थान में अपनी जड़ें पाता है। लाल कोरल कुकरी सांप नॉकटर्नल है, यानी यह रात को जागते हैं और दिन के समय सोते हैं, और नॉन वेनमस भी हैं। कुकरी सांप कीड़े, केचुए और कीट का सेवन करते हैं। इसे लाल नारंगी रंग के कारण लाल कोरल कुकरी कहा जाता है। कुकरी नाम के पीछे भी एक कहानी है। पहला, अंडे को तोड़ने के लिए नेपाली खुखरी के आकार के इसके दांत होते हैं, सुडोल आकार में होते हैं, जिसके कारण इसे कुकरी कहा जाता होगा। और एक कथन यह भी है कि वन अधिकारी के अनुसार कुकरी नाम चाकू से आता है, जिसका इस्तेमाल गोरखाओं द्वारा किया जाता है। रेड कोरल कुकरी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध है। उत्तरी उत्तर प्रदेश के दलदली घास के मैदानों की तराई बेल्ट में स्थित दुधवा नेशनल पार्क कई लुप्तप्राय प्रजातियों का समर्थन करता है। बहुत ही दुर्लभ खोज उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में एक लाल मूंगा कुकरी सांप को 82 साल बाद 28 जून को देखा गया था। डीटीआर के फील्ड डायरेक्टर रमेश कुमार पांडे ने पीटीआई को बताया कि 28 जून सोमवार को एक टीम दक्षिण सोनारीपुर रेंज के जंगलों में पेट्रोलिंग कर रही थी, जब सोनारीपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के करीब 1 मीटर लंबे सांप को देखा गया। उन्होंने यह भी कहा, चमकीले नारंगी रंग ने टीम का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इस प्रकार का सांप यहाँ कभी देखा नहीं गया था। जिज्ञासा से बाहर उन्होंने सांप की तस्वीरें खींची और उसे रिकॉर्ड किया। श्री पांडे ने कहा कि एक अध्ययन के दौरान यह लाल कोरल कुकरी सांप पाया गया था। 2004 में करतानी घाट वन्यजीव अभयारण्य में अपने कार्यकाल के दौरान श्री पांडे ने एक और सांप प्रजाति को ब्रांडेड क्रेट के रूप में जाना गया। डीटीआर के डेप्यूटी डायरेक्टर महावीर कौलजगी ने कहा, दुधवा में लाल कोरल कुकरी स्नेक की मौजूदगी उत्साहजनक है। हालांकि यह 7 साल पहले कतारनी घाट के जंगलों में देखा गया था। प्रजाति को खेरी और नेपाल के तराई जंगलों में भी देखा गया है। यह सांप उत्तराखंड में नैनीताल के बिंदुखट्टा इलाके में एक स्थानीय निवासी के घर में पाया गया था। नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वन अधिकारी, तराई ईस्ट का उल्लेख है कि गौला वन रेंज की टीम को गुरैया खट्टा गांव के निवासी कविंद्र कोरंगा ने शुक्रवार सुबह 10 अगस्त को सांप के बचाव के लिए कॉल किया। नैनीताल जिले का क्षेत्र है यह। रिपोर्ट में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक वन्यजीव विशेषज्ञ विपुल मौर्य ने कहा कि लाल कोरल कुकरी एक बहुत ही दुर्लभ सांप है। मौर्य के अनुसार यह केवल दूसरी बार है जब सांप को उत्तराखंड में देखा गया है। यह 2015 में तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई वन रेंज में रिपोर्ट किया गया था। इससे पहले 2014 में उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सुरई वन रेंज में इस सांप की सूचना मिली थी, लेकिन तब यह मृत पाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम सांप को बचाने के लिए वहां गए तो ग्रामीणों ने सांप को पकड़ लिया और उसे प्लास्टिक की बोरी में रख दिया।
वन विभाग की टीम ने सांप को उस क्षेत्र से छुड़ाया जब उन्हें पता चला कि यह सांप की सबसे दुर्लभ प्रजाति है। टीम ने इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया और इस प्रकार दोनों ही स्थानों पर जहां यह पाया गया है कि अधिकारियों और प्रकृति प्रेमी खुश है यह जान के कि रेड कोरल कुकरी स्नेक इतने लंबे समय के बाद फिर से खोजा गया है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए सबसे आवश्यक संसाधनों में से एक है। समुद्री जल के अलावा जो ग्रह पर उपलब्ध लगभग 97% पानी है, हमारे पास नदियों, झीलों, नदियों सहित ग्लेशियर्स है और यहाँ तक कि भूजल भी वहां से आता है। ताजे पानी का उपयोग मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है और हमारे उपयोग के लिए इतिहास के माध्यम से यह पता चलता है कि बांधों ने खेती को कैसे सिंचित किया है, बाढ़ को रोका है और बिजली की जबरदस्त मात्रा पैदा की है। यह भी समझ में आता है कि बांधों को पहले क्यों बनाया गया था और उनके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, लेकिन लंबे समय से बांधों के नकारात्मक प्रभाव को अनदेखा किया गया है और इन माध्यमों या प्रमुख संचालनों की संख्या में वृद्धि हुई है। हाइड्रो पावर पृथ्वी पर बिजली पैदा करने का सबसे पुराना तरीका है। विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों जैसे कि पीने के लिए, भोजन, वाणिज्य, मनोरंजन, परिवहन, वेस्ट को डाइल्यूट करने के लिए और सड़ने जैसी स्थितियों के लिए हम फ्रेश वाटर सिस्टम पर निर्भर हैं। जब हम जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर के बारे में बात करते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि पानी के बल से उत्पन्न होने वाले विशाल पहियों में बिजली पैदा होती है, लेकिन आजकल जल विद्युत में एक नाले पर पहियों के बजाय पानी के स्रोत को वापस रखने के लिए बड़े पैमाने पर बांध का निर्माण शामिल है। पर्याप्त पानी के दबाव से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। विशाल टरबाइन से स्पिन किया जाता है उसे। बढ़ती आबादी और विकास का समर्थन करने के लिए भोजन और शक्ति की आवश्यकता है और इसने हमारे देश को दुनिया के सबसे सक्रिय बांध निर्माण देशों में से एक बना दिया है। लगभग 5202 बांध और बैरेजेस हैं, जिनमें से 10 बड़े हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले हैं। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के उपमहाद्वीप गंगा और ब्रह्मपुत्र के 2 बड़े नदी घाटियों पर विशेष रूप से स्वीकृत किए जा रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और अधिक परियोजनाओं के साथ बांधों की ये संख्या बढ़ रही है। इससे यह पता चलता है कि पूरे देश को चलाने के लिए और कितने बांधों की आवश्यकता है, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भारत में जो भी बांध परियोजनाएं चल रही है उनमें से अधिकांश को बिना किसी उचित पर्यावरण विश्लेषण के पूरा किया जाता है। मछली और वन्य जीव, वन, खेतों और आसपास रहने वाली मानव आबादी को भी प्रभावित करती है। बहने वाली नदियां वनस्पतियों और जानवरों की विविध प्रजातियों का घर है। इनमें से अधिकांश प्रजातियों अपने लाइफ साइकिल के साथ जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। जब एक बांध की तरह एक अवरोध होता है तो निर्माण के कारण नदियां क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो जाती है और फिर इसके समीप रहने वाली सभी आवास जिनमें मछलियां और पौधे शामिल हैं उनमें बहुत बाधा आती है। हम में से ज्यादातर लोगों को कठिनाइयों के बारे में पता होता है जो मछलियों को ब्रीडिंग के समय आता है और प्रवास के दौरान भी। मछलियों में प्रमुख जीवन प्रक्रिया का प्रवासन होता है, आमतौर पर प्रजनन के लिए, लेकिन हिल्सा, पेंगेसियस या कार्प्स जैसे रोहू और कैटला जैसी प्रवासी मछलियां प्रवास यानी माइग्रेशन करने में असमर्थ है, क्योंकि उनके निवास स्थान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उनके प्रजनन के मैदानों तक पहुंचने में मुश्किल हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का नुकसान होता है, मछलियों की संख्या कम हो जाती है और भोजन की कम उपलब्धता के कारण प्राकृतिक शिकारियों को भी नुकसान होता है। एक जलाशय में स्थिर पानी अधिक तलछट इकट्ठा करता है। एक नदी की तुलना में जलीय खार, पटवर और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के स्तर की कम कर देता है। बढ़ते अलगे और मरीन वीड के साथ मछलियों की आबादी कम होने लगती है, चूंकि मछलियों को आदत है नदियों में कुछ तापमान और ऑक्सीजन के स्तर में रहने का।
बांध न केवल मछलियों को प्रवासी तरीके से रोकता है, बल्कि बांधों द्वारा रखे गए गहरे जलाशयों में ठंडे पानी और कम ऑक्सीजन का स्तर होता है। जलाशयों के खुलने के इस ठंडे और थोड़ा ही ऑक्सीजन युक्त पानी के कारण नदी में घुटन होती है और मछलियों की मौत हो जाती है। इन दृश्यमान परिणामों के साथ नदी के जल की गुणवत्ता को रेत, चट्टानों, लकड़ियों और प्राकृतिक तलछट के रूप में कम करते हुए देखा गया है, जो नदी के किनारे बसने के बजाय जलाशय यानी रिजर्वोयर में निर्मित होते हैं। प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया कि बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना था। जैसे ही बांधों के पीछे जलाशय बढ़ते हैं और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आती है, पानी उस क्षेत्र में CO2 और मीथेन जारी करने वाली वनस्पतियों या पौधों के अपघटन का कारण बनता है, जो हमारे वातावरण को गर्म करने वाली 2 सबसे प्रभावी ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। बांधों का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया है कि झीलों और वेटलैंड्स की तुलना में अधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। विभिन्न विकास परियोजनाओं को मानव उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और राष्ट्रों को शक्ति उत्पन्न करनी होगी, लेकिन यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से अधिक बांधों की आवश्यकता भी नहीं है। वन टाइम यूज वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के वैश्विक प्रयासों ने महामारी के समय पीछे हट गए हैं। केले के पेड़ के एक पास के स्पीशीज से फाइबर लाखों फेस मास्क में प्लास्टिक की जगह ले सकता है और अस्पताल में उपयोग के गाउन के लिए भी बनाया जा रहा है, जो दुनिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मदद करेगा। एबाका फिलीपींस का एक फाइबर पॉलिएस्टर जो चाय के लिए काम आने वाले बैग और बैंक नोट्स में इस्तेमाल होता है। फिलीपीन फाइबर एजेंसी के प्रमुख कैनेडी कोस्टल्स कहते हैं कि यह बहुत टिकाऊ है और अच्छी बात यह है कि यह 2 महीने के भीतर ही खत्म हो जाएगा, यानी बायोडिग्रेडेबल भी है। इस महामारी के साथ अगर हम सभी सिंथेटिक फाइबर से बने मास्क खरीदते हैं तो वे डंप साइट्स में ढेर करने लगेंगे, क्योंकि वे अपघटित यानी डिकम्पोज होने में इतना समय लेते हैं। फिलीपीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक प्रारंभिक अध्ययन में व्यावसायिक N95 मास्क की तुलना में अबाका पेपर को अधिक जल प्रतिरोधी दिखाया गया है और US सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पोर साइज जो खतरनाक कणों को फिल्टर करता है वह भी यहाँ पर ज्यादा है। कोस्टल्स ने कहा कि अबाका की मांग इस साल तेजी से बढ़ सकती है, जिसमें 10% उत्पादन चिकित्सा उपयोग के लिए जा रहा है और 2019 में 1% से भी कम था। फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स के सीनियर कंसल्टेंट प्रतीक गुरनानी ने कहा, एबेका फाइबर दुनिया भर में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए ज्यादा रिस्पेक्टेबल और सेफ मेडिकल गारमेंट्स बनाने के लिए दुनिया भर में फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के खाद्य और कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017 में फिलीपींस 85% फाइबर की आपूर्ति करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुरनानी ने कहा कि इस साल वैश्विक उत्पादन $100 मिलियन होने का अनुमान है। एबाका के पेड़ के ट्रंक से निकला गया फाइबर 19वीं सदी में खारे पानी के रेसिस्टेंट जहाज की रस्सी और मनीला लिफाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जापान के 30% बैंक नोट इससे बने हैं और मर्सिडीज बेंज कारों में एबाका यान का उपयोग किया गया है। भले ही प्लांट फाइबर प्लास्टिक विकल्पों की तुलना में अधिक महंगा है, चीन, भारत और वियतनाम के सुरक्षात्मक स्वास्थ्य गियर के निर्माताओं ने पिछले महीनों में फाइबर के लिए नए आदेश दिए हैं। फिलीपीन फाइबर कारखानों को अपना उत्पादन दोगुना करने के लिए प्रेरित किया है। एबाका निर्यात फिरत कबास्कली ने ऐसा कहा। ड्रैगन विजन ट्रेडिंग के महाप्रबंधन कब्साकली ने कहा कि लोग कुछ समय के लिए इस महामारी को देखते हैं, इसलिए छोटी कंपनियों भी सुरक्षात्मक उपकरण बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें हमारे फाइबर की जरूरत होती है। हम विदेशों में नए ग्राहकों से बहुत पूछताछ कर रहे हैं। दक्षिणी फिलीपींस की एक कंपनी जो अमेरिका से निर्यात के लिए फाइबर से ग्रीटिंग कार्ड और पेपर बनाती है और यूरोप मास्क बनाने के लिए स्थानांतरित हो गई है। पर्यावरण की देखभाल करने के लिए उपभोक्ताओं की जागरूकता अब अधिक है। सेल हैंडमेड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज के
अबाका का प्रोडक्शन मांग के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस साल उत्पादन बढ़कर 74,000 मैट्रिक टन हो जाएगा, जो कि पिछले साल के लगभग 1,25,000 टन के आपूर्ति घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि फिलीपींस में किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी सब्सिडी नहीं दिया जाता। अबाका फिलीपींस के लिए कीमती सोने की तरह है, लेकिन इसकी अनदेखी अक्सर की जा सकती है क्योंकि सरकार लोगों को खिलाने वाले फसलों को प्राथमिकता देती है और यह हमारे लिए एक चूक का अवसर बन सकता है। आप सभी का शुक्रिया। हमारी यंग टीम बहुत मेहनत से ये पॉडकास्ट बना रही है और आगे भी बनाती रहेगी। और अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी मेहनत और काम पसंद आ रहा हो तो पैट्रियन से हमें मदद भी करिए। जब आप यह पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तब तक गणपति बप्पा का आगमन हो गया होगा और मेरी यही उम्मीद है कि आप सभी ने इको फ्रेंडली मूर्ति ही लाया होगा। और एक अनुरोध है मेरी आपसे कि विसर्जन के लिए भी हम इन्हें घर में ही विसर्जित करें और प्रकृति की रक्षा करें। धन्यवाद।